अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लर्न डेली फिज़िक्स। आज हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के अंदर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को पढ़ेंगे और देखेंगे कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है। आज के टॉपिक में जो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा वो होगा कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है क्या, उसकी स्टेटमेंट क्या है, उसमें एक्शन और रिएक्शन फोर्स क्या है। हम जब स्टेटमेंट देखेंगे तो न्यूटन्स थर्ड लॉ जो है वो एक्शन और रिएक्शन पे बेस्ड है। न्यूटन्स थर्ड लॉ के अंदर एक्शन और रिएक्शन को ही समझना है कि एक्शन और रिएक्शन फोर्स क्या होती है। स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर उसमें एक्शन एंड रिएक्शन आएगा, हम एक्शन एंड रिएक्शन को समझेंगे तो हमें न्यूटन्स थर्ड लॉ की समझ आ जाएगी। फिर हम कुछ उसकी एग्जाम्पल्स और देखेंगे कि एप्लीकेशंस क्या है, न्यूटन्स थर्ड लॉ अप्लाई कहाँ होता है, कहाँ हम यूज़ करते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ को। तो आइए चलते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ की स्टेटमेंट की तरफ। सो इन द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट टू एवरी एक्शन देर इज ऑलवेज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का, टू एवरी एक्शन फोर्स, हर एक्शन का कोई ना कोई रिएक्शन होता है। कि अगर कोई एक्शन है, एक्शन फोर्स है, तो उसके नतीजे में एक रिएक्शन फोर्स ज़रूर हमेशा के लिए होगी और वो उसके हमेशा बराबर होगी। और पहली कंडीशन क्या है कि वो बराबर होगी, और दूसरी कंडीशन ये है कि वो दूसरी जो उसकी शर्त है और कंडीशन है वो ऑपोजिट होगी। फर्स्ट क्या है, इट विल बी equal, it will be equal, and the second one is that it will be opposite। ये दो कंडीशंस हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होगा और वो हमेशा उसके बराबर होगा, और क्या होगा, ऑपोजिट होगा। तो अब एक्शन और रिएक्शन क्या है, आइए चलते हैं देखते हैं कि एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स, ये एक्शन और रिएक्शन होता क्या है। तो मैं आपको ये आपके पास समझ लें कि ये एक्शन फोर्स थी F12, बॉडी 1 ने जो बॉडी 2 के ऊपर फोर्स लगाई, तो उसी के एक बराबर फोर्स आ गई हमारे पास, ये फोर्स आ गई जो कि उसके ऑपोजिट है। ये लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, इसको छोड़ना चाहें छोड़ भी सकते हैं आप। आइए एक्शन और रिएक्शन फोर्स की तरफ चलते हैं कि एक्शन और रिएक्शन फोर्स क्या है। टू अंडरस्टैंड द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स, एक्शन और रिएक्शन फोर्स को समझने के लिए कंसीडर अ मैन पुशिंग हिमसेल्फ अगेंस्ट द वॉल। एक आदमी को कंसीडर करें कि वो अपने आप को दीवार के साथ खड़ा है, वो दीवार के साथ बैठा हुआ है एक रोटेटिंग चेयर के ऊपर, और वो पाँव से अपने आप को पीछे को धकेलता है। आपने भी अपने बचपन में ज़रूर ऐसे किया होगा, आप ज़रूर रोटेटिंग चेयर के साथ खेले होंगे, ठीक है। तो दीवार के साथ वट हैपन्स व्हेन यू पुश योरसेल्फ, क्या होता है कि जब आप पुश करते हैं अपने आप को किसी रिजिड चीज़ के पाँव से, तो उसके नतीजे में आपकी कुर्सी पीछे को चली जाती है। ऐसे ही होता है ना कि आप ऐसे पाँव से जब ऐसे यहाँ से पुश करते हैं तो इसके नतीजे में आप पीछे को चले जाते हैं, क्योंकि दीवार तो रिजिड होती है। दीवार क्या है, रिजिड है, वो तो अपनी जगह से नहीं हिलती। नतीजे में क्या होता है कि आप ही पीछे को चले जाते हैं। इसमें जो आपने फोर्स लगाई थी ना, जो दीवार को आपने फोर्स लगाई थी, वो आपकी एक्शन फोर्स थी। द फोर्स अप्लाइड ऑन द वॉल इज कॉल्ड एक्शन फोर्स। कि जो आपने फोर्स लगाई वो फोर्स थी एक्शन फोर्स। लेकिन जबकि जो दीवार ने फोर्स लगाई, जो दीवार ने फोर्स लगाई आप पे या रोटेटिंग चेयर के ऊपर जो फोर्स लगी वो थी रिएक्शन फोर्स। वो कौन सी फोर्स थी, रिएक्शन फोर्स। द फोर्स अप्लाइड बाय द वॉल इन द ऑपोजिट डायरेक्शन इज कॉल्ड रिएक्शन फोर्स। आपने फोर्स लगाई थी इस डायरेक्शन में, दीवार ने फोर्स लगाई इस डायरेक्शन में, ऑपोजिट थी। जितनी ज्यादा जोर से आप फोर्स लगाएंगे दीवार पे,
उतने ही ज्यादा जोर से दीवार आपको फोर्स लगाएगी और रिएक्शन फोर्स के नतीजे में आप पीछे को चले जाएंगे। यू नो दैट कि आप जितने जोर से पाँव से पुश करेंगे अपने आप को पीछे, पुश करेंगे दीवार को, दीवार भी आपको नतीजा उसके नतीजे में आपको पुश बैक करेगी। ये जो पुश बैक है ये उसका रिएक्शन फोर्स है। आपने एक्शन किया, आप बॉडी ए थे, आपने एक्शन किया और बॉडी बी जो थी वो कौन थी? दीवार। दीवार ने उस पर रिएक्शन कर दिया जो कि इक्वल था और ऑपोजिट था इन डायरेक्शन। ठीक है, तो अब चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की एग्जाम्पल्स क्या हैं। पहली एग्जाम्पल जो आपकी बुक में दी गई है, मैंने बिल्कुल वहीं से इसको नोट डाउन किया है, कॉपी किया है ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। कंसिडर अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल। वो कहता है कि पहली एग्जाम्पल के अंदर एक किताब को कंसिडर करें आप कि जो टेबल पे पड़ी है। द वेट ऑफ द बुक इज एक्टिंग ऑन द टेबल इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। वो कहता है ये जो वेट है, ये जो रेड एरो है, ये उसका वेट है। वेट हमेशा डाउनवर्ड, अर्थ के जो सेंटर की तरफ होता है वो वेट हमेशा वहीं एक्ट करता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर। तो वो कहता है वेट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर है जो कि एक एक्शन फोर्स है। दिस इज अ एक्शन फोर्स। अब इस एक्शन के नतीजे के अंदर एक नॉर्मल फोर्स जनरेट करती है एक ऑपोजिट डायरेक्शन में। वेट अगर नीचे को है, डब्ल्यू वेट नीचे को है, तो इसके नतीजे में एक फोर्स जनरेट होगी। इसके नतीजे में एक फोर्स जनरेट होगी और वो फोर्स कौन सी होगी? उस फोर्स को हम कहते हैं फोर्स आर, रिएक्टिंग फोर्स। उसको हम क्या कह लेते हैं? आर, रिएक्टिंग फोर्स। ये आर जो है वो इज इक्वल्स टू माइनस, या डब्ल्यू आप कह लें, आप कह लें किसी एक के साथ नेगेटिव साइन लगा लें। चले हम डब्ल्यू को पॉजिटिव लेते हैं तो हम कहते हैं डब्ल्यू इज इक्वल्स टू माइनस आर। दोनों एक दूसरे के बराबर तो हैं, दोनों वेट जो है वो आर के बराबर तो है, लेकिन साइन माइनस का, डायरेक्शन, ये नेगेटिव साइन क्या जाहिर करता है कि ये जो डायरेक्शन है इनकी ऑपोजिट है। वो कहता है कि द फोर्स एक्ट्स ऑन द बुक इन द अपवर्ड डायरेक्शन इज कॉल्ड रिएक्टिंग फोर्स। ये जो आर फोर्स है, ये जो फोर्स है आर, ये उसके ऊपर एक्ट करती है जिसको हम कहते हैं रिएक्टिंग फोर्स। ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। डब्ल्यू जो है वो आर के, वेट जो है वो रिएक्टिंग फोर्स के बराबर होता है, लेकिन ऑपोजिट इन डायरेक्शन में होने की वजह से ये इस पॉइंट पे बुक के ऊपर दोनों को कैंसल आउट कर देता है। दोनों फोर्सेस जब आपस में कैंसल आउट हो जाती हैं तो ये जो बुक है वो अपनी ही जगह पे पड़ी रहती है, अपनी जगह से हिलती नहीं है, ये अपनी जगह चेंज नहीं करती। अगर वेट ज़्यादा हो जाए, ऊपर नॉर्मल फोर्स कम होती तो वो नीचे को धंस जाती। ठीक है, इसकी मिसाल आप इसी तरह से लें। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि एक रस्साकशी का मैच है, एक रस्साकशी का मैच है। एक टीम ए है और एक टीम बी है। टीम ए बी जो है वो इधर को खींचती है और टीम ए इधर को खींचती है। अगर मैं कहता हूं कि जितना ही बी टीम खींचती है ए टीम भी उतना ही उसको इस तरफ को खींचती है, तो रस्सी जो है इस पॉइंट के ऊपर, एक पॉइंट के ऊपर जो उस पर फोर्स लग रही है उस फोर्स का वो होगी ज़ीरो। वो फोर्स क्या होगी? ज़ीरो। अगर आप इसको देखें ना, इस डब्ल्यू आर को इधर ले आए तो डब्ल्यू प्लस आर, सम ऑफ ऑल फोर्सेस हमारे पास क्या होगा? ज़ीरो। जब इसका सम जो है फोर्स का इस पॉइंट के ऊपर ज़ीरो आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास कोई भी फोर्स इस बुक के ऊपर एक्ट नहीं कर रही। जब कोई फोर्स इस बुक के ऊपर एक्ट नहीं करेगी तो ये बुक जो रहेगी एट रेस्ट, ये बुक अपनी जगह से मूव नहीं करेगी। ठीक है, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। नेक्स्ट एग्जांपल में वो कहता है कि टेक एन एयर बलून, एक गुब्बारा लीजिए। व्हेन द बलून इज सेट फ्री द एयर इनसाइड द बलून रशेज आउट। वो कहता है जब बलून को आप फ्री कर देते हैं, उसमें हवा भर के उसको छोड़ते हैं, तो वो बैलून जो है वो रश, उसमें से हवा रश आउट करती है। ये जो हवा है ये बाहर यहाँ से रश कर रही है। रशेज आउट का मतलब तेजी से निकलना, यहाँ से तेजी से बाहर निकलती है।
In this example, the action force is the balloon that pushes the air out. Action force क्या है? Is by the balloon. Action force बैलून की वजह से लगती है. बैलून क्या करता है? हवा को तेजी से बाहर को पुश करता है, धकेलता है. ये इलास्टिक होता है ना, रबड़ का बना होता है. तो ये रबड़ क्या करता है? रबड़ इसको दबाता है, हवा को दबाता है, तो हवा जोर से पुश आउट होती है. हवा क्या होती है? पुश आउट होती है. ये पुश की जो है आउट होना, ये एक फोर्स है. एयर पुशेस आउट. तो ये जो एयर पुश आउट होती है, ये क्या है? यही तो एक्शन फोर्स है हमारे पास. अब इस एक्शन फोर्स के अंदर, इस एक्शन फोर्स की वजह से एयर इस पे रिएक्शन फोर्स लगाता है. एयर इस पे क्या लगाता है? बैलून पे रिएक्शन फोर्स लगाता है. इस रिएक्शन फोर्स की वजह से क्या होता है कि ये एयर आगे को मूव करता है. The reaction of the air which escape out act on the balloon due to which it moves forward. अब बच्चों के ज़हन में सवाल ये आता है कि जब ये फोर्स, अब ये जो बैलून के ऊपर फोर्स लगी और ये जो फोर्स लग रही है, एक्शन और रिएक्शन फोर्स हैं कि जो बैलून पे एयर फोर्स लगा रहा है और जो बैलून एयर पे फोर्स लगा रहा है, दोनों कैंसिल आउट. जब दोनों एक दूसरे के बराबर हैं तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट क्यों नहीं करते? दोनों को कैंसिल आउट क्यों नहीं करते? कि ये देखें ना, रिएक्शन फोर्स, बैलून जो है वो आर फोर्स लगा रहा है और समझें जो एयर के ऊपर बैलून पे जो फोर्स लग रही है वो आर है, और जबकि बैलून जो एयर के ऊपर फोर्स लगा रहा है वो बी है. अब हम कहते हैं कि आर और बी एक दूसरे के बराबर है, ऑपोजिट है. तो जैसे पिछले केस के अंदर, बुक वाले केस में, बुक एक जगह पे रुकी रही थी, तो बैलून एक जगह पे क्यों नहीं रुका रहता? ये सवाल हमारे जहन में आता है. इसका जवाब ये है कि इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास जो पॉइंट जिस पे फोर्स लग रही थी वो एक था. ये फोर्स भी इसी पॉइंट पे लग रही थी और ये फोर्स भी इसी पॉइंट पे लग रही थी. बॉडी एक थी, बॉडी रेस्ट पे थी और बॉडी एक थी. बुक खुद से कोई फोर्स नहीं लगा रही थी. बॉडी जो थी ये बुक ही थी और बुक पे ही एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स लग रही थी. ठीक है, बुक की वजह से ही एक्शन फोर्स थी और बुक की ही वजह से, बुक बाय द बुक, इट वाज रिएक्शन फोर्स वाज बाय द बुक एंड वाज ऑन द बुक. तो दोनों चीजें बुक पे थी, तो बुक मूव नहीं की. जबकि हम देखते हैं बैलून के केस के अंदर जो एक्शन फोर्स है वो एयर पे लग रही है. जो एक्शन फोर्स है वो एयर पे है. एक्शन इज बाय द बलून ऑन द एयर. एक्शन हवा पे है, जबकि रिएक्शन जो है वो बैलून पे है. जब दो डिफरेंट बॉडीज हैं तो उनका पॉइंट सेम नहीं हो सकता. जब उनका पॉइंट सेम नहीं हो सकता तो वो एक दूसरे को कैंसल आउट नहीं कर सकते. जब वो एक दूसरे को कैंसल आउट नहीं करेंगे तो उसके नतीजे में क्या होगा कि ये इस पे फोर्स लगा रहा है, तो ये उसके नतीजे में इसको फोर्स लगा के इसको फॉरवर्ड मूव करवा देगा. यही केस होता है हमारे पास रॉकेट्स में. रॉकेट्स में हमारे पास क्या होता है कि रॉकेट मूव्स ऑन द सेम प्रिंसिपल. वो कहता है कि रॉकेट भी इसी प्रिंसिपल से मूव करता है. जबकि जब इसमें ये फ्यूल बर्न किया जाता है, जब इसमें ये फ्यूल जलाया जाता है, तो जो हवा होती है, गर्म हवा, वो बाहर को निकलती है, वो फोर्स लगाती है. जो रॉकेट है वो एयर, हॉट गैसेस कम आउट फ्रॉम इट टेल्स वेरी स्पीड, एट वेरी हाई स्पीड. ये हवा को दबाओ, ये जो रॉकेट है ना, रॉकेट इसको बाहर निकाल रहा है, इस हवा को, इस गैस को बाहर निकाल रहा है. ये गैस बाहर को निकलती है तो ये गैस रिएक्शन फोर्स करती, रिएक्शन देती है किसके ऊपर? रॉकेट पे. जैसे कि बैलून हवा को बाहर निकाल रहा था, रॉकेट भी ये फ्यूल को बाहर निकालता है. और जब ये फ्यूल बाहर को निकलता है तो इसके नतीजे में एक रिएक्टिंग फोर्स होती है. वो रिएक्टिंग फोर्स रॉकेट के ऊपर लगती है और रॉकेट जो है वो फॉरवर्ड मूव करता है.
आई नो दिस थर्ड लॉ ऑफ मोशन सीम्स क्वाइट ईजी, ये लगता बहुत आसान है, लेकिन इसमें एक्शन और रिएक्शन फोर्स को समझते हुए जो है वो थोड़ा सी मुश्किल बच्चों को पेश आती है। अगर आपको कोई भी मुश्किल इसमें पेश आए और आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। मैंने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, और आप जिस टाइम चाहें मुझे कांटेक्ट कर लें, आई विल आंसर यू फॉर श्योर। और आप कमेंट सेक्शन में मुझसे जो सवाल पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। तो आज हमने ये समझा कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, हमने देखा कि एक्शन और रिएक्शन फोर्स क्या है, और हमने फिर एग्जाम्पल्स समझी और एग्जाम्पल्स के थ्रू समझा कि एक्शन और रिएक्शन फोर्स क्या होती है, और एक्शन और रिएक्शन फोर्स हमेशा इक्वल होते हैं एक दूसरे के और ऑपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड एवरीथिंग वेरी क्लियरली। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, एंड अगले लेक्चर्स तक के लिए अल्लाह हाफिज़। If you like the video, please subscribe to Learn Daily Physics. You can contact us on our WhatsApp. Have a nice day.